नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट द आरकेएस पॉडकास्ट में। और आज मैं एक नई टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हमने वामपंथी विचारधारा पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अ, आज हम थोड़ा सा इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। उससे थोड़ा टॉपिक हटके है। आज मैं आरक्षण को लेके मैं बात करूँगा। मैं उसके जैसे मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन हम लोग एक ओवरऑल एक व्यू जो भी है हम उस पे एक बार डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम सुबह से समाचारों वेबसाइट्स पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार जाके आरक्षण का जो एक वो उनके अंदर जो एक कीड़ा है उस वो बिलबिलाता रहता है। तो आज फिर से उन्होंने आरक्षण के लिए अपना मुंह खोला है। और एक लाल किताब संविधान ये तो लेके घूमते ही थे अपने जेब में संविधान को। आज उन्होंने आरक्षण का एक मुद्दा निकाला है। मोटी मोटी बात ये आई है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें वो 90% आरक्षण देना चाहते हैं। मैं मतलब क्या मैं इस आदमी या इस इंसान या जो भी जिस भी तरह का ये क्रिएचर है, मैं इसके लिए क्या मैं बोलूं। ये सरकारी कंपनियों को तो वैसे ही हमने देख रहे हैं कि किस तरह की उनकी परिस्थिति है। वो ठीक है, वो सरकार के रहमो क्रम पे चलती हैं तो जिंदा है। आप सोचिए कि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर इस तरह से आरक्षण लागू कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर को तो सरकार फंड नहीं करती है ना। कल को कंपनियां बंद होंगी, उठ के दूसरे देशों में जाएंगी। ये ऐसे मनबुद्धि बालक हो चुके हैं जिनको एक शब्द मिल गया है, संविधान बचाओ, आरक्षण, जाति जनगणना। बस इनकी राजनीति इन्हीं तीन चार शब्दों के बीच में घूमती है। मैं पिछले इनको तीन चार मतलब समझ लीजिए, मतलब 3-4 साल क्या, पिछले 5 साल आप देख लो इनको। मोदी का फर्स्ट टर्म था, आप उसको छोड़ दीजिएगा, उसका सेकंड टर्म को हम देखते हैं। और ये मोदी जी का थर्ड टर्म है। मतलब पिछले 5 साल वो और 1 साल आप इधर का ले ले, 6 साल। पिछले 5-6 सालों में इस इंसान की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना, आरक्षण, इक्वलिटी, हम एक्सरे करा देंगे, हम लोगों का जो धन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस इसी चीजों में इसकी राजनीति जा रही है। कैसे देश को आगे लेके जाना है, कैसे लोगों की जिंदगी को और बेहतरीन बनाना है, इसके बारे में ये बंदा कभी बात ही नहीं करता है, क्योंकि इसकी सोच उस लेवल तक की है ही नहीं। इसको किसी ने 4 शब्द सिखा दिए हैं, वो ये इस 4 शब्द को ढोता रहता है। और लोग इसको अब सुनते नहीं है। इसको जो भी मुझे लगता है, जो भी अगर इसको कोई कॉन्सेंट्रेट करता होगा सुनने के लिए भी, वो उसमें मीम बनाने के लिए कंटेंट ढूंढता होगा कि यार कहीं से कोई कंटेंट मिल जाए बस मैं, और मैं सबसे पहले उस कंटेंट को बना के मीम बना दूं। लोग इस मुझे लगता है इसीलिए इसको देख मतलब सुनते देखते होंगे। मतलब आप सोचिए किस तरह का विक्षिप्त पर्सन है जिसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इसको मेंटल हॉस्पिटल में नहीं डालती है या जेल में नहीं डालती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों इसको खुले में छोड़ा हुआ है इसने, इस बंदे को। खैर, 90% आरक्षण चाहिए साहब को। कंपनियों के ऐसे तैसे कराएंगे ये। जिस हिसाब से इन समय मतलब आप समझिए, आरक्षण चाहिए क्यों यार? अगर मेरे ही औकात है कंपनी में जॉब लेने की तो मैं लूंगा ना। अगर मेरी औकात नहीं है जॉब लेने की और मेरे से कोई बेहतरीन कोई बंदा है उस पोजीशन के लिए, तो वो उस कंपनी में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार। अगर मैं एक अपनी कोई कंपनी खोलूंगा तो मैं टैलेंटेड बंदा ही उठाऊंगा। जितनी मेरी उसको पैसे देने की हैसियत होगी, मैं उस पैसे के हिसाब से उसको नापूंगा कि क्या ये डिजर्व करता है उतनी सैलरी लेना। मैं सैलरी के बेस पे उसकी जो कैपेबिलिटी है वो डिसाइड करूंगा। बट ये बंदा नहीं। ये बंदा चाहता है 90% आरक्षण मिल जाए। अरे यार, किस बेस पे? सिर्फ इसलिए कि वो किसी समुदाय से आता है या किसी वैसे आता है? सरकारी कंपनियों की तो आपने ऐसी तैसी कर दी है ना। 70 साल से हम लोग इस आरक्षण को लेके हम जी रहे हैं। 70 साल से आपने क्या कर दिया? 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं 70 साल से।
आप उनका बेस मजबूत करते, उनको शिक्षा ऐसी देते, 3 पीढ़ियाँ 70 साल में, और आज तक हम आरक्षण तोड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ वोट बैंक, इनको वोट बैंक चाहिए। अब मिलता भी नहीं होगा, मुझे क्या पता इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन इनको वोट दे रहा है, मैंने कभी इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं गया हूँ। लेकिन हाँ, अब जिस तरह के हालात हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इसमें भी थोड़ा सा मुझे देखना समझना पड़ेगा। दोस्तों, हम एक बार, मैं इसी आरक्षण को लेके मैं थोड़ा सा एक बार आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि अ, मतलब इस आरक्षण के जो नुकसान क्या क्या होते हैं। फायदे हमें नजर नहीं आते, मैं फायदों की मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फायदा नजर नहीं आता। सिंपल सी बात है, मुझे इस आरक्षण में एक ढेले भर का भी फायदा नजर नहीं आता। मैं नुकसान की बात करूंगा कि इससे नुकसान क्या होता है। सबसे पहला है दोस्तों, योग्यता का हनन। एक कोई जॉब है, एक काबिलियत वाला कोई बंदा जो उस जॉब को अपने दिमाग से, अपने काबिलियत से अच्छे से निभा सकता है, उसको साइड करके एक ऐसे बंदे को लाया जा सकता है जो किसी समुदाय का हो, और सिर्फ इसलिए वो वहां पे है क्योंकि वो उस समुदाय का है, कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ आरक्षण के लिए, क्योंकि वो बंदा है और वो बंदा, वो सीट उसी समुदाय के लिए आरक्षित रखी गई है। अगर उस समुदाय में कोई पढ़ा लिखा या कोई उस काबिलियत का बंदा ना भी होना, तब भी उस समुदाय को ही जॉब दी जाएगी। ये है आरक्षण का नुकसान। योग्यता का हनन होता है दोस्तों, योग्यता। एक काबिलियत वाला बंदा उस पद को पाने में असमर्थ हो जाता है जब इस तरह के लोगों को उस जगह पे सिर्फ आरक्षण की वजह से बिठा दिया जाता है। कोई लॉजिक नहीं है, मुझे नहीं पता वो वहां पे उस पोजीशन पे रह के वो क्या काम कर लेगा, क्या वो ऐसी प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, क्या वो ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएगा कि वो उस काम को और बेहतरीन कर सके। वो उस पद के लिए एक बोझ है। तो योग्यता का आनंद तो हम इसमें देखते ही हैं। मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा, एक काबिलियत वाला बंदा जो उसमें और अपना कंट्रीब्यूट कर सकता था उस जगह पे जाके, वो उससे वंचित हो जाता है। और इसका नुकसान सिर्फ उस पर्सन को नहीं, उस सामने वाली कंपनी को भी होता है जहाँ पे वो बंदा काम कर सकता था। सामाजिक विभाजन तो है ही इसका दूसरा कारण। इससे समाज विभाजन होता है। एक समाज है जो आरक्षण वाला समाज है, एक समाज है जो अनारक्षित वाला समाज है। समाज विभाजन हो रहा है। आप इक्वलिटी कैसे ला सकते हो? एक बंदे को पता है कि यार मेरा जो कट ऑफ है वो 60% है, मैं 60% पे नौकरी पा जाऊंगा, लेकिन दूसरा अगर वो अनारक्षित वाला बंदा है, वो 80-85% पे भी नौकरी नहीं पा सकता है। इतना गैप है। आप समझिए दोस्तों, इतना ज्यादा गैप है। समाज को विभाज करता है ये आरक्षण। और जैसे मैंने बताया, बिना प्रतिभा के भी लोग उस पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, तो प्रतिभा की तो कमी रहेगी ना। स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है किसी भी सर्विस में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी प्रोडक्टिविटी, जो भी है, हमारी फैक्ट्रीज हो गए, हमारी सर्विस इंडस्ट्री हो गई, कहीं पे भी स्किल्ड स्किल्ड चाहिए होता है, स्किल। आप ऐसे बंदों को ला के दे देंगे जिसने सिर्फ इसलिए वहां पे आ गया क्योंकि उसको आरक्षण चाहिए था, आरक्षण से उसको लाभ मिला और वो वहां पहुंच गया। वो तो उस कंपनी की ऐसी तैसी ही कराएगा वहां पे, और वो खुद कंपनी भी कराएगा, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि वो उस कंपनी में बैठ के उस जगह पे वो काम परफॉर्म कर सके, वो वर्क परफॉर्म कर सके। प्रतिभा की तो कमी होती है। इसका फायदा कौन उठाता है दोस्तों? हमारे राजनीतिक दल, क्योंकि उनको वोट मिलते हैं। इससे उनको वोट मिलता है और कुछ नहीं। देश गर्त में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी कंपनियों की ऐसी की तैसी हो रखी है, प्राइवेट कंपनियों पर अब इनको नजर है, क्योंकि अब सरकारी कंपनियों में तो नौकरी बची नहीं ना। वो इन्हीं, क्या बोलते हैं उसको, कामचोर कामचोर एम्प्लॉय की वजह से, इन्हीं कामचोर लोगों की वजह से सरकारी कंपनियां डूबती चली गई एक एक करके, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई। तो जाहिर सी बात है विभाग बंद होते चले गए।
कम होते चले, उनका श्रिंकेज होने लग गया। यही अगर सरकारी कंपनी इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी काबिलियत वाले बंदे होते, तो यही सरकारी कंपनी आज और जॉब दे रही होती ना। बट ऐसा हुआ नहीं ना। सरकार इनको ढो रही है, कब तक ढोती रहेगी सरकार। मैं तो कहता हूँ आज भी सरकार को कि भाई सरकारी नौकरियां बंद करो, हर एक चीज में प्राइवेट लाओ, कंपटीशन लाओ, बेहतरीन टैलेंट हायर करो आप, अपने आप देश तरक्की करने लग जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे बिना इसके वोट बैंक मिल नहीं सकता। वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये देश से गद्दारी कर चुके हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना, ये बातें करना कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनियों में 90% आरक्षण दो। इससे दोस्तों नुकसान पता क्या होता है, एक असंतोष का वातावरण पैदा हो जाता है, और वो हो रहा है पिछले आप मैं पिछले 10-15 साल की ही मैं बात करूंगा। एक असंतोष का वातावरण पैदा हो रखा है कि यार हम तो मेहनत कर लेंगे, हमें कैसे नौकरी मिलेगी जब आरक्षण वाला बंदा बैठा। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो आज भी टैलेंटेड बंदे काम कर लेते हैं। आप देखिए ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है गवर्नमेंट जॉब में, वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, उनकी नौकरी जल्दी लग जाती है। जो ये आर ओनर होते हैं कि हम बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिलती है, ये वही है आरक्षण वाले, जो सिर्फ आरक्षण के भरोसे बैठे हुए हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही वो काम कर पाएंगे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे लोग अगर किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाए इंटरव्यू लेने, ये फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएंगे। एक ढंग से रिज्यूम तक ये ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं ये लोग। ये उस किस्म के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमें न्यूज चैनलों पे और इधर उधर जो दिखते रहते हैं ना कि हम बेरोजगार हैं। ये बिल्कुल यार, तुम बेरोजगार रहोगे, तुम उसी लायक हो, तुम किसी काम कर लायक नहीं हो, तुम बेरोजगार ही रहोगे। लेकिन अब ये सरकारी कंपनियों में तो अपना जो भी करना था इन्होंने कर ही दिया। प्राइवेट कंपनी में भी इनकी आंखें लगी हुई है कि अब प्राइवेट कंपनी में भी हम घुसेंगे और प्राइवेट कंपनी का भी नाश मिलाएंगे। लेकिन खैर, कोई भी बिजनेसमैन होता है नुकसान के लिए तो काम करेगा नहीं ना। तो ये होना बहुत मुश्किल है प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन। थोड़ा बहुत हो सकता है लोकेशन वाइज, जहाँ तक मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन इस तरीके से कि भाई हम 90% आरक्षण दे देंगे, ये नहीं लगता। ये सिर्फ इनका एक जुमला है वोट लेने का। यार जिसकी अपनी औकात होती है ना जॉब लेने की, वो ले लेता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब, और जिसकी औकात नहीं होती है ना, अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिले ना, वो यही कहता है कि हम बेरोजगार हैं, सरकार हमें नौकरी दे। क्यों? सरकार ने तुम्हें ठेका ले रखा है क्या तुम्हें नौकरी देने का? काबिलियत है तो इंटरव्यू दो और सिलेक्ट हो कंपनियों में, क्यों नहीं होते हो? तो इनको हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है इन लोगों को। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इस तरह का वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वाकई हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है इन लोगों को। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन जीवी जिसको हम बोलते हैं, एक बैनर ले लेंगे, हमें रोजगार चाहिए, हमें ये चाहिए। मैं तो इनको कहता हूँ हर एक बंदे को प्राइवेट सेक्टर में जाके एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहिए। उनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं मार्केट में। फिर वो पूछें कि हम बेरोजगार क्यों हैं, उनको समझ आ जाएगा कि वो बेरोजगार क्यों हैं। फिर कहते हैं जी हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमें ऐसा बोला जाता है, हमें वैसा बोला जाता है। यार जब तुम आप खुद जातिवाद के नाम पे ही आरक्षण लेते हो, तो जाहिर सी बात है एक जातिवाद को तो बढ़ावा मिल रहा है ना उनको। फिर कहते हैं कि हमें इस जाति सूचक से संबोधित कर दिया गया। अरे यार लोग करेंगे तुम्हें, जब उनको पता चलेगा कि तुम तो यार इस वजह से इस जगह पे आई हो। और खास तौर से सरकारी नौकरी में होता है, जो लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बलबूते जाते हैं, उनके साथ यही भेदभाव होता है। जब पता लगता है कि यार ये फलाने जाति से है, ये फलाने उससे है, और इसकी वजह से ये यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि कदर तो टैलेंट की होती है ना। और सामने वाले को पता है कि यार तेरे में टैलेंट तो था नहीं, तो बस आरक्षण से तुम आ गए हो, तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इससे जातिवाद को तो बढ़ावा बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि एक ये लोग ना सिस्टम को अपंगु बना देते हैं, ये खुद भी अपंग बन जाते हैं। इनको लगता है कि यार हम नहीं भी मेहनत करेंगे ना, तब भी हमारे लिए तो नौकरी रखी हुई है।
एक गतिशीलता जो होती है ना, एक प्रोग्रेसिव जो एक नेचर होता है ना किसी भी इंसान का मानसिक रूप से, वो स्थिर हो जाता है। और वही इन लोगों के साथ हो रहा है। वही इन लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों। ये आरक्षण के नाम पे इस तरह से अपंग होके बैठ गए हैं ना ये लोग, कि इनमें अंदर अब काबिलियत नाम की चीज बची नहीं है। ये मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार हो चुके हैं कि हम तो बस आरक्षण के नाम पे ही जॉब लेंगे, बस। इस किस्म के ये लोग हैं। आप सोचिए, ये हमारे देश को कहाँ लेके जाएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे एक मनबुद्धि बालक भी हैं। आज बिहार में जाके, जैसे मैंने आपको बताया, कहते हैं कि 90% आरक्षण आपको मिलना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ कर्मचारियों में ही मतभेद ही तो होता है ना। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, कंपनी किससे बनती है? लोगों से ही बनती है ना। उस लोग में अगर भांति भांति के लोग रहते हैं, और इस तरह से आरक्षण होके बंदे जाएंगे, और जो बिना आरक्षित हुए जाएंगे, बहुत फर्क पड़ जाता है। टैलेंट का फर्क पड़ता है, सोच का, समझ का। मतभेद तो होंगे ही होंगे ना वहाँ पे लोगों के बीच में। तो हर चीज से जो जातिवाद है, ये देश के लिए नुकसानदेह है। किसी भी पैमाने पे आप इसको नाप लीजिए, ये नुकसानदेह ही रहेगा। कभी भी ये फायदे का सौदा नहीं है। इससे होता क्या है नुकसान दोस्तों, कि जो अगड़ी जातियां होती है ना, उनके जो गरीब लोग होते हैं, उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं पाता ना, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के होते हैं। पिछड़े लोग या एक विशेष समुदाय के लोग, अमीर भी होगा तब भी उसको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर एक अगड़ी जाति का कोई बंदा होगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो नुकसान तो है। खैर, राजनीति है, राजनीति में सब जायज होता है। बट मैं यही कहूंगा कि जनता ने इनको इनकी औकात बता दी है। आने वाले समय में इनको अपनी और औकात पता चल जाएगी कि ये किस किस्म के लोग हैं, कैसे लोग हैं ये। इनको मतलब, वो बंदा यार, आप उसको देखो, कभी उसकी बातें आप सुनो, 4-5 शब्दों के अलावा उसके बाद जिंदगी में शायद कोई शब्द नहीं बचा हो। संविधान बचाओ, पता नहीं कौन संविधान खत्म कर रहा है। देश बचाओ, पता नहीं कौन देश खत्म कर रहा है। देश जोड़ो यात्रा, पता नहीं कौन देश तोड़ रहा है। देश तो यही लोग तोड़ रहे हैं। किसके लिए वो रैली कर रहे हैं भाई? देश तो तुम ही तोड़ रहे हो ना। ये कांग्रेस ही तो देश तोड़ रहे हैं ना, इस तरह का विभाजन वाली प्रवृत्ति लाके। 4-5 शब्द इसने सीख लिए हैं। संविधान बचाओ, जातिगत जनगणना, आरक्षण, मैं एक्सरे करा दूंगा, धन को इक्वलिटी में बराबर बांटूंगा, इक्वल कर दूंगा, जिसके पास नहीं है उस उससे लेके जिसके पास है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इस किस्म के तो ये लोग हैं। जिसने अपनी मेहनत से कुछ अर्जित करा है, आप कह रहे हो कि हम उससे लेके उस लोगों को दे देंगे जिन्होंने, जो निकम्मे थे, जो कामचोर लोग हैं, जो सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हुए हैं, बट किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई, या जो भी है, आप उनको दे देंगे। जैसा लगता है कि इन्होंने कमा के भर दिया उनको। तो ये पता नहीं यार, कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है, कौन इनको ये ज्ञान देता है। आज देखिए, ये मोदी जी को कैसे कैसे बुरी बुरी बातें बोल रहा था। मैंने उसको बताया, उसने ऐसे करा, मैंने पार्लियामेंट में ऐसा बोला, उसने बोला, ये तू तड़ाक, ये गवारों जैसी बातें। ये बंदा, जिसकी लगता है कि इसकी परवरिश कैसे घर में हुई है, ये अब दिख रहा है ना। ये मतलब किलस रहा है मोदी को देख देख के। ये रोज किलसता है, रोज। इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे बोल दूंगा ना, तो थोड़े बहुत जो भी इसके, जो मोदी को नहीं चाहते हैं ना, वो इसके साथ आ जाएंगे। बट ऐसा होगा नहीं ना दोस्तों। और ये इस समय और डरा हुआ है, क्योंकि इस समय मोदी की जो पॉपुलैरिटी जो बनी है ना, वो हाई लेवल पे है। 26/11 पे तो इनके पास भी मौका था ना पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो क्यों ये किसी विशेष धर्म के वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मोदी ने तो कर दिया ना।
सीना ठोक के किया है। और ऐसा किया है कि अब वो दिख रहा है, सैटेलाइट में दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है कि क्या इंडिया ने तांडव मचाया पाकिस्तान में जाके। इनकी अच्छे तरीके से इनकी जल चुकी है ये सब देख के। और जनता इस समय मोदी के साथ है। खैर, अभी आने वाले समय में देखते हैं, बिहार में इलेक्शन है। बट मुझे लगता नहीं कि इससे इनका कोई फायदा होगा। इनके सपोर्ट में बिहार में कौन आया? कोई नहीं आया, आरजेडी नहीं आई है। कांग्रेस अकेली बिलबिला रही है, बिलबिलाने दीजिए। ये सिर्फ जाति आरक्षण, संविधान बचाओ, देश जोड़ो, यही सब ये करते रहेंगे। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई डेवलपमेंट का कोई नैरेटिव ही नहीं है। ये नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको तो ये लग रहा है कि यार चलो ठीक है, 15 साल मोदी सरकार हो जाएगी, कभी ना कभी तो मोदी सरकार हारेगी। ये उनकी हार से ये जीतेंगे। आप समझिए, इनका खुद का कोई नैरेटिव नहीं है। अगर मोदी हारेगा ना तो अपनी गलती से हारेगा, तब ये जीतेंगे। ये अपनी काबिलियत की वजह से नहीं जीतेंगे। सेम वही चीज आरक्षण, कि भैया तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है जीतने की, लेकिन तुम इसीलिए जीत पाओगे क्योंकि सामने वाला बंदा कभी ना कभी तो कमजोर पड़ जाएगा। ये उस चीज को लेके बैठे हुए हैं ये लोग, कि शेर है ना, कभी ना कभी बकरी उसके मुंह पे आ ही जाएगी। तो ये इस तरह के लोग हैं, तभी इनको उस उपनाम से बुलाया जाता है ना, पप्पू। और क्या कहेंगे इनको? इनकी हरकतें देख लो, बोलने का तरीका देख लो इन लोगों का। अपने आप को ये नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हैं ये। कौन इसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है? मुझे तो उस बंदों पे तरस आता है जो इस नाम पे इन कांग्रेसियों को वोट देते हैं। खैर, क्या बोले इन लोगों को यार, बेशर्म लोग हैं ये, बेशर्म हो चुके हैं ये लोग। इनके अंदर अब समझदारी नाम की कोई चीज बची नहीं है ना। सिर्फ देश को तोड़ने की ही ये बात करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जैसे देश में विभाजनकारी जो ये नीतियां अपना रहे हैं, उसी के कारण ही इनको वोट मिल सकते हैं, वरना तो देश जोड़ने पे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी जनता भी अब समझदार हो चुकी है, ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आती। सुनती देखती सब है, वोट अपने मन से देती है जो उनको देश हित में सही लगता है। और ये हम कई बार देख चुके हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन आप देख लीजिए, राजस्थान, ये सॉरी, हरियाणा का आप इलेक्शन देख लीजिए, दिल्ली का इलेक्शन देख लीजिए। केजरीवाल अपने आप को बोलता था कि मोदी को 2 जन्म लेने पड़ेंगे दिल्ली में हराने के लिए। जब जनता अपने पे आती है ना, तो ऐसे लोगों का इलाज भी कर देती है। चलिए दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आज जो हमने इसमें जातिगत आरक्षण को लेके जो हमने नुकसान बताए हैं, आशा करता हूँ आपको इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको। अ, बाकी मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि आप थोड़ा सा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस चीज़ को लेके और मतलब इसी तरह के टॉपिक्स पे और कोई डिटेल डिस्कशन कर सकें। मैंने बताया कि ये जस्ट मेरी अब एक शुरुआत है अपने भारत का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने को लेके, देश जोड़ने को लेके। और इस तरह के जो वामपंथी, जो इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, हमें इनका मुकाबला करना है देश बचाने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले पॉडकास्ट में कल। और तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।